अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है और इसमें मैंने वैसे लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमने इस वाले लेक्चर में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जो बायो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड्स बना के बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स जो है वो बायो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि कुछ बॉन्ड्स है और कुछ इंटरेक्शंस है, वीक इंटरेक्शंस है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इसकी वजह से इन बायो मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेप हो रहे होते हैं। सो देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा यहाँ मैंने इस टेक्स्ट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत माइनर से चेंजेस किए हैं, क्योंकि असल में टेक्स्ट के अंदर सीक्वेंस था, सही था, तो इस वजह से मैंने इसको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट, बायो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन बायो एलिमेंट्स। ये तो यही सेंटेंस है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि बायो एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के रिज़ल्ट में क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक बनेगा क्यों बायो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। आप लोग बोलेंगे जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए बायो एलिमेंट्स जो है वो बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ही बायो मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो आप समझे कि स्टेबल सब्सटेंस जो है वो जनरेट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। मैंने लिखा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस यूनाइट एलिमेंट्स विद ईच अदर। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायो एलिमेंट्स को बायो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंबाइन करते हैं? तो आप लोग की बुक में डिस्कस किया है कि बॉन्ड्स बना रहे होते हैं ये बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ साथ, और कुछ और इंटरेक्शंस है जिसको हम इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। बॉन्ड जो है वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होता है, इन्होंने परमानेंटली मॉलिक्यूल को क्या किया होता है, एक सर कंबाइन करके रखा होता है। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस अक्सर टेम्परेरी होते हैं, ये बनते रहते हैं और आप समझे कि ब्रेक होते रहते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको। These interactions play essential role in the structural ability and functioning of biological molecule। आगे जब आप लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे ना तो आप लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन इंटरेक्शंस और बॉन्ड्स की वजह से होता है। मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो भी इन इंटरेक्शंस और बॉन्ड्स की वजह से होता है, और ज़ाहिर सी बात है कि उसका शेप और स्ट्रक्चर अगर इसकी वजह से है तो फंक्शन जो होता है वो भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से होता है। स्पेशली आप लोग देख लें, जब एंजाइम्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि एंजाइम का एक 3 डायमेंशनल शेप होता है और वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो क्रेडिट उस शेप को किसको जाता है, बॉन्ड्स को जाता है। लिखा है कि फॉलोइंग और द मोस्ट प्रीवेलेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमने अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स जो है वो डिस्कस करने हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से रिएक्शंस आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जब 2 एटम्स होते हैं, सपोज़ करते हैं फॉर वाइल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं जब इलेक्ट्रॉन के पेयर को, तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो बस ये खैर पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये तो फिर केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बनता है। क्यों बनता है?
लिखा है असल में वो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये हो रहा होता है। वो तो सबको पता है, सारे बॉन्ड्स इसी वजह से बन रहे हैं। Its biomolecules are mainly composed of non-metals like carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus। ये वो सारे बायो एलिमेंट्स हैं जिसका आप लोगों ने जिक्र किया है। लिखा है कि हमारे बॉडी में तो वैसे भी 99% ये चीज़ें हैं, मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है। Thus covalent bond are most prevalent type of chemical bond found in them। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स में जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि असल में हम नॉन मेटल से बने हैं। अगर हम मेटल से बने होते तो देयर आर चांसेस कि फिर आयोनिक बॉन्ड जो है वो हमारे बॉडी में क्या होता? प्रीवेलेंट होता। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड पाया जाता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से है कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स? कौन से हैं? कार्बन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। आप लोग देखें ना, हमारे बॉडी में फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, तो उनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? इसे कार्बन का एक लॉन्ग चेन होगा फैटी एसिड का। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। ये सारे क्या है? ये आप लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक मोनोसेकेराइड का दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ डीएनए में या आरएनए में बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी के साथ साथ डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड, स्पेशली जब आप लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर आप लोग डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है 2 सल्फ़र की मदद से। एस्टर बॉन्ड आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में होता है। फैटी एसिड और अल्कोहल आप लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? लिपिड्स में पाए जाते हैं, और थायोएस्टर बॉन्ड भी वहाँ पर पाया जाता है। सो लिखा है कि ये क्या है? ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट। ज़र्रा बराबर भी टेंशन ना ले, ये जो जितनी भी मैंने डिस्कशन की है ये सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों के सामने क्या होनी है? रिपीट होनी है इस बुक के अंदर। हर चैप्टर, हर टॉपिक के अंदर हमने ये बॉन्ड्स डिस्कस करने हैं। सो बस इधर से आप लोग सिर्फ इतना समझे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रीवेलेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा जो बॉन्ड होता है लिविंग थिंग्स के बॉडी में वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कौन सा होता है? is formed between two atoms when one atom donate one or more electron to become a positively charged ion while another atom gains these electron to become negatively charged ion। आयनिक बॉन्ड आप समझे कि दो चीज़ों के बीच में है जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, और नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आया है, और फिर ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये केमिस्ट्री है, ये नहीं आएगा पेपर में। These oppositely charged ions are then held together by strong electrostatic force of attraction between them। यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, इसके बारे में डिस्कस किया है कि इसको होल्ड किया होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आगे लिखा है कि दो आयोनिक बॉन्ड आर लेस कॉमन देन कोवेलेंट बॉन्ड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बट दे स्टिल प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल्स। ये ज़ाहिरी सी बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से तो नहीं काम चल सकता। आयोनिक बॉन्ड भी है, लेकिन लिखा है कि कम होते हैं हमारे बॉडी में, ज़्यादा इसका नंबर नहीं होता। और कहाँ पाए जाते हैं? तो लिखा है कि साल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड आयोनिक बॉन्डिंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन देम। तो आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि ये किधर है?
तो आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि ये साल्ट्स में पाया जाता है। सपोज़ करते हैं ब्लड में सोडियम क्लोराइड है, साइटोप्लाज्म में सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सो साल्ट्स और आयन्स में जो बॉन्ड्स पाया जाता है वो क्या है, वो लिखा है कि आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। Some of the areas where ionic bond play important role is the structure of biological molecules. In the structure of biological molecules include ionic bond between some amino acid and protein. आप लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे ना कि अमाइनो एसिड के 20 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 20 टाइप्स। फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कुछ अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज है और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो अब कुछ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ज़ाहिरी सी बात है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो लिखा है कि प्रोटीन के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप इन डीएनए एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स। याद रखना है आप लोगों ने, डीएनए के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, आपसे अगर कोई पूछता है तो आप बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसी पॉजिटिव समथिंग की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन के साथ अट्रैक्ट होगा। तो उसके साथ भी ये क्या करता है, आयोनिक बॉन्ड जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। सो बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड्स किधर होते हैं। आप बोलेंगे कि अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर और डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो अक्सर प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, हिस्टोन प्रोटीन। Ionic bonds are also present between metal ions and protein part of enzyme as well as enzyme substrate interaction. आप लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हम पढ़ते तो है कि प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं कोफैक्टर, और वो कोफैक्टर अक्सर क्या होता है, मेटल आयन होता है। तो ये बात कर रहे हैं कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर जो चाहिए वो मेटल आयन होता है, और वो उसके साथ कैसे अटैच होता है, आयोनिक बॉन्ड की मदद से अटैच होता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट जो इंटरेक्शन होता है, सपोज़ करते हैं फॉर व्हाइल ये एक एंजाइम है और ये इसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बन सकता। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो ये तो परमानेंटली अटैच हो जाएंगे। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या है, वो भी आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है ताकि ये थोड़ी देर के लिए बन जाए और फिर ब्रेक कर जाए, ठीक है। सो आसान है, आयनिक बॉन्ड भी आसान है। बस आप लोग बोलेंगे लेस कॉमन है, प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए किसी के साथ बनाता है, कोफैक्टर और प्रोटीन पार्ट के साथ है, और एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में होता है। बस इसके बारे में और कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे हमने डिस्कस करना है, ये तो जो आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड है ना, मैं एक ज़रूरी बात करने लगा हूँ, इसको समझे। ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सपोज़ करते हैं कि अमाइनो एसिड जैसे एक लाइन में लग जाते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड बनते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेक्शंस है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। सपोज़ करते हैं ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है और इसके अंदर कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। तो आप लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कि इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है ये किसी प्रोटीन के शेप को, किसी मॉलिक्यूल के शेप को बनाते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। वो क्या बना रहे थे, वो तो फंडामेंटल बॉन्ड्स है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसकी वजह से शेप उसका जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्ड्स वेरियस टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिखा है कि ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल होगा ये। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। ये तो आसान है।
These interactions are of various types and various strength and are very important in determining the physical properties of a substance. मैंने आपको बोला ना कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसने तो प्रोटीन का या किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बना दिया, लेकिन स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन अब उसका शेप कैसे बनेगा और उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, इन इंटरेक्शंस पे, इंटर और इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस पे। क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाए तो प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा। अगर ये बन जाए तो मॉलिक्यूल का शेप और जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। आगे लिखा है कि दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजी influencing the structure, function and behavior of biological molecule and various cellular processes। ये असल में इस वजह से ये सेंटेंस लिखा है कि बिहेवियर को चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जितने भी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग बोलेंगे वीक होते हैं। अगर ये बने और ब्रेक हो जाए तो इसकी वजह से प्रोटीन का फंक्शन और बिहेवियर चेंज हो सकता है। आगे आप लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स में अगर कोई ऐसे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से आप लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, protein folding, DNA double helical structure of cell membrane, molecular recognition would never be possible without these inter and intramolecular important interactions। प्रोटीन फोल्डिंग, ये सपोज करते हैं फॉर वाइल हमारे पास एक प्रोटीन है, ये तो मैंने स्ट्रेट बनाया है, अब ये ऐसे फोल्ड कैसे होता है आप लोग देखेंगे। ये फोल्ड इस वजह से हुआ है क्योंकि इस जगह ने इस जगह के साथ बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड, कोई इंटरेक्शन होगा। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैसे कनेक्टेड है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन आप लोग डिस्कस करते हैं कि वो इंटैक्ट कैसे रहता है यहाँ पर एक दूसरे के साथ। आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो इस वजह से ऐसे रहते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में सबसे पहला जो बॉन्ड हमने पढ़ना है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। आसान है, सबको पता है कि क्या होता है। लिखा है कि it is type of intermolecular force which occur between hydrogen atom bonded to a highly electronegative atom, oxygen, nitrogen or fluorine, and a lone pair of electron present on a neighboring electronegative atom। सीधी बात ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम किस चीज़ के बीच में बॉन्ड को बोलते हैं, जब भी हाइड्रोजन क्या करता है, ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, इसके साथ साथ नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। जब भी हाइड्रोजन क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। फ्लोरीन तो चूँकि हमारे लिए बायोमॉलिक्यूल है ही नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बॉडी में हाइड्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ अट्रैक्शन बनाता है और ऑक्सीजन के साथ जो है वो अट्रैक्शन बना रहा होता है। They may be intermolecular, i.e. between different molecules, or intramolecular, between atoms of the same molecule। ये तो खैर बार बार रिपीट हो रही है ये बात, ये सबको पता है कि इंटर और इंट्रामोलिकुलर में डिफरेंस क्या होता है। आगे डिस्कस किया है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग present between nitrogenous base, i.e. 3 hydrogen bond between cytosine and guanine and 2 hydrogen bond between adenine and thymine। ये अभी मैंने आप लोगों को जिस तरह वहाँ पर बताया कि ये हमारे पास सपोज करते हैं कि डीएनए है, डीएनए पे अगर इधर एडेनिन हो तो सबको पता है यहाँ थायमीन होगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अगर यहाँ साइटोसिन हो तो यहाँ गुआनिन होगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है और एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और यहाँ पर 2। ये पॉइंट अगर समझ नहीं भी आई तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल का पॉइंट है, वहाँ पर आप लोगों को ख़ुद बहुत समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या बात कर रहे हैं।
आगे लिखा है कि मोर ओवर प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन एंड वेरियस अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आल्सो इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डीएनए की बात कर रहे हैं कि उसके साथ जब प्रोटीन बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि डीएनए पे आप लोग बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है और बहुत सारे प्रोटीन पे आप लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है अमाइनो एसिड्स की वजह से, हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली। तो खैर ये आसान है। अच्छा, इस वाले लेक्चर का जो आप लोगों को कभी कभार फील होगा कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ज़र्रा बराबर भी टेंशन ना ले। इस हर एक लाइन का जो जिक्र है आप समझे पूरे चैप्टर में जगह जगह आएगा। अब डीएनए का तो स्ट्रक्चर हमने अलग से पढ़ना है तो ये लाइन क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। हिस्टोन प्रोटीन के साथ उसका हमने इंटरेक्शन पढ़ना है, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है ये हमने डिस्कस करना है। तो हर एक पॉइंट जगह जगह डिस्कस होगा, लेकिन इधर ऐड किया है तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है वाटर से डरना। लिखा है कि दे आर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस फाउंड बिटवीन नॉन पोलर मालिक्यूल्स और नॉन पोलर रीजन ऑफ अ मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के बारे में आप लोग क्या डिस्कस करते हैं? आप लोग बोलते हैं कि वाटर क्या होता है, ये पोलर मालिक्यूल है। सबको पता है ना कि वाटर क्या है, पोलर मालिक्यूल है। अब अगर इस वाटर के सामने कोई नॉन पोलर मालिक्यूल आ जाए तो क्या होगा? ये नॉन पोलर मालिक्यूल क्या करता है, ये इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। आप समझे कि रिएक्ट नहीं करना चाहता उसकी वजह उसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, लिखा है कि द टर्म हाइड्रोफोबिक लिटरली मीन अफ्रेड ऑफ वाटर। ये नहीं चाहते कि वाटर के साथ इंटरेक्शन करे। लिपिड्स नहीं चाहते कि वाटर के साथ इंटरेक्शन करे क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? लिखा है कि एज वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल सो हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल आर रीजन मिनिमाइज देयर कंटेक्ट विद वाटर बाय क्लस्टरिंग और कमिंग टुगेदर। ये नॉन पोलर मालिक्यूल चूँकि नहीं चाहते कि इसके साथ इंटरेक्शन करे तो मजबूरन ये सारे नॉन पोलर मालिक्यूल्स क्या कर देते हैं, ख़ुद एक दूसरे के साथ क्लम्प बना देते हैं, ख़ुद एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना देते हैं। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये लिपिड्स है बहुत सारे, ये आप इस वाटर में ऐड करते हैं तो ये इधर स्कैटर्ड नहीं होंगे बल्कि ये कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि लिपिड्स नहीं चाहते कि वो वाटर या पोलर मालिक्यूल के साथ क्या करे, इंटरेक्शन करे। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर रहे हैं लिपिड्स, नहीं चाहते कि वो उधर जाके उसके साथ यूनाइट हो जाए। The hydrophobic effect has several important biological implications like protein folding, membrane formation, ligand binding, protein-protein interaction। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे ना कि ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का ये शेप पता है ऐसे क्यों बन गया? तो आप लोग पढ़ेंगे ये इस वजह से बन गया क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ चले गए और कुछ अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में इधर बाहर की तरफ आ गए। क्वेश्चन ये है कि कुछ अमाइनो एसिड अंदर की तरफ क्यों चले गए? अंदर इस वजह से चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर वाटर के साथ इंटरेक्शन करे, तो वो फोल्ड हो गया। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, आप देखिए ना, लिपिड बाइलेयर आप लोग ऐसे क्यों पढ़ते हैं कि टेल ऑफ द मेम्ब्रेन्स जो है वो सारे के सारे एक दूसरे को फेस करें। क्यों? क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, तभी वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। लिगेंड बाइंडिंग एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी हम पढ़ेंगे। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। सो हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग। सो द टर्म हाइड्रोफिलिक लिटरली मीन वाटर लविंग। अब जाहिर सी बात है कि वाटर पोलर मालिक्यूल है तो वाटर के साथ पोलर मालिक्यूल क्या करना चाहेंगे, रिएक्ट करना चाहेंगे। लिखा है कि द मालिक्यूल विच शो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस आर पोलर इन नेचर। उसको हम पोलर मालिक्यूल बोलते हैं, वो चाहते हैं वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाए। Hydration is a hydrophilic process in which an ionic substance is placed in water. It dissociates into positive and negative ions which are then surrounded by water molecule. हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, ये ग्लास के अंदर एक वाटर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, सपोज करते हैं सोडियम क्लोराइड, साल्ट उठाते हैं। जब आप साल्ट इधर ऐड करते हैं ना, डालते हैं वाटर के अंदर, तो सोडियम के अराउंड और क्लोराइड के अराउंड वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके अराउंड वाटर जमा हो जाता है। क्या होता है? वाटर जमा हो जाता है। तो ये क्या है? ये हाइड्रेशन है। ये क्यों? क्योंकि ये लोग सोडियम और क्लोराइड आप समझे कि वाटर के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, हाइड्रोफिलिक है।
दिस प्रोसेस हेल्प इन डिसोल्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इन एक्वस मीडियम। इसका फ़ायदा क्या है कि आपने हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस उठाया है, इधर ऐड कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, इधर डिज़ोल्व हो जाएगा। सो डिज़ोल्व होना जो है वो हाइड्रोफिलिक होने का फ़ायदा है। Hydrophilic amino acid residue on the surface of protein interact with water and help in maintaining the stability of protein in cell environment। इसका जिक्र अभी मैंने डिफरेंट एंगल से किया, अब डिफरेंट से करते हैं। प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ चले गए और हाइड्रोफिलिक आप लोग देख ले कि वो बाहर की तरफ आ गए। बाहर की तरफ इस वजह से आ गई क्योंकि इधर वाटर पड़ा है, उसके साथ ये इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तभी बाहर की तरफ आ गई। तो उसकी वजह से प्रोटीन का जो शेप है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, वो मेंटेन होता है। लिखा है कि इन द सेल मेम्ब्रेन phospholipids arranged in such a way that their hydrophilic head point outward and interact with water, while hydrophobic tail are oriented towards each other in a way from water। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने अभी डिस्कस किया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है वो आउटवर्ड फेस है, हाइड्रोफोबिक इनवर्ड फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। DNA and RNA have phosphate group in their backbone which make them hydrophilic। मैंने बोला DNA पे नेगेटिव चार्ज है, RNA पे नेगेटिव चार्ज है, किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक बन जाता है and thus enable them to dissolve and function effectively in aqueous medium inside the nucleoplasm। बहुत सारे जो रिएक्शंस है वो एक्वस मीडियम में इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वाटर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोफिलिक एक्टिव साइट ऑन वेरियस एंजाइम इनेबल देम टू इंटरेक्ट विद वाटर एंड पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। आप लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स जो है उनको अपना रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आप लोग बोलते हैं एक्वस मीडियम चाहिए होता है, तो वो क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, मैंने इसको वैसे नोट्स के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं किया, ऑल्दो हो सकते हैं। आप लोग बस सिंपल यहाँ पर बॉन्ड को डिफ़ाइन कर दे और फिर डायरेक्ट उसके एग्जांपल्स लिख ले कि ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अगर मुश्किल है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं बिल्कुल जो है वो इसके नोट्स बनाऊँगा फिर। और ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं ये नोट्स नहीं अपलोड कर सकता, इस पर मुझे बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने आना है, आ सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना अगर है तो कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स को भी बता दें सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।